हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द सिरेंजेस। सो हमारा कौन सा चैप्टर चला था? हमारा चैप्टर चला था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा? डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे, तो उस वीडियो को भी देखना ज़रूरी है। चीज़ें आगे वहाँ से कंटिन्यू होगी, चीज़ें एक सीरीज़ में चल रही हैं, इस वजह से उन वीडियो को भी समझना ज़रूरी है। तो टुडे आवर टॉपिक इज़ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, या जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पैक डीएनए, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंडेंस डीएनए। डीएनए के कंडेंसेशन क्यों ज़रूरी है? डीएनए को क्यों ज़रूरी है कि उसकी हम पैकेजिंग करें? तो याद होगा हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था, वहाँ पे हमें एस्केरिचिया कोलाई के डीएनए की लेंथ दी गई थी, उसका बेस पेयर पता करना था। तो एस्केरिचिया कोलाई के डीएनए की लेंथ कुछ इस तरह दी गई थी, 1.36 मिलीमीटर। एक और न्यूमेरिकल किया था, वहाँ पे एक टिपिकल मैमेलियन सेल के डीएनए का लेंथ हमने फाइंड आउट किया था। तो एक टिपिकल मैमेलियन सेल के डीएनए का लेंथ आया था 2.2 मीटर, दैट इज अराउंड 6 फीट। अब इतना लंबा डीएनए विच इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस हैव अ लेंथ ऑफ अबाउट 2.2 मीटर। इतना लंबा डीएनए को हमें कहाँ एडजस्ट कराना है? हमें 2.2 मीटर के डीएनए को हमें एडजस्ट कराना है न्यूक्लियस के अंदर, विच इज़ अराउंड 10 माइक्रॉन्स, हार्डली इट्स अराउंड 10 माइक्रॉन। यानी कि डीएनए विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस हैव अ लेंथ ऑफ अबाउट 2.2 मीटर, वी हैव टू कंडेंस इट इनसाइड अ न्यूक्लियस हैविंग अ साइज ऑफ अबाउट 10 माइक्रॉन्स। इतने लंबे डीएनए को हमें 10 माइक्रॉन के न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट कराना है। इसी वजह से हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आगे थोड़ी देर में एक टर्म आएगा न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम से अक्सर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स, जैसा पता है हमें, प्रो मीन्स प्रिमिटिव टाइप। इनमें जो होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ रखी है ये सारी चीज़ें सेल बायोलॉजी में, कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, दैट डजंट मीन कि डीएनए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, दैट डजंट मीन कि डीएनए पूरे सेल में स्कैटर्ड होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इस डीएनए पूरे सेल में तब भी स्कैटर्ड नहीं रहता है। होता कुछ इस तरह का है कि डीएनए विच इज़ निगेटिवली चार्ज इज रैप्ड अराउंड सम पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन। यानी डीएनए एक नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, पता है हमने, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए किस पे रैप्ड रहता है? एक बेसिक प्रोटीन्स पे, कुछ बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और एसिडिक डीएनए उस पर उस तरह से कुछ रैप्ड होता है। यही रीज़न है कि प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता है। तो ये चीज़ें अभी हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखनी भी है। तो सबसे पहले डीएनए इन प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड, प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स का डीएनए के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होता है, उसे हम लोग बोलते हैं जीनोफोर। प्रोकैरियोटिक डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोफोर। यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, बट इनका डीएनए किस टाइप का होता है? प्रोकैरियोट्स हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, इन सभी में डीएनए होता है सर्कुलर टाइप ऑफ डीएनए। यानी बाकी तो हमारे में कैसा डीएनए होता है? हमारे में लीनियर डीएनए होता है, बट प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, इनमें डीएनए होता है सर्कुलर टाइप ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए। सिंगल टर्म से ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। होने को प्रोकैरियोट्स में सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, बट सिंगल स्ट्रैंडेड बहुत कम पाया जाता है। मोस्टली क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड ही डीएनए पाया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि मैं सिंगल को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। और डीएनए का स्ट्रैंड किस टाइप का होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये सिंगल टर्म किस लिए है? ये सिंगल टर्म है, वो डीएनए एक सिंगल शेप बनाता है, यानी कि एक सर्कुलर सिंगल फॉर्म में रहता है। इस तरह का अगर डबल स्ट्रैंडेड है तो ये होगा, इनके बीच में आपस में क्या होगा? बेस पेयर्स कुछ इस तरह सामने सामने प्रेजेंट होंगे। इसी वजह से मैंने क्या बोला, प्रोकैरियोटिक डीएनए को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिंगल सर्कुलर डीएनए। आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ऑब्वियस सी चीज़ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो डीएनए कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज डीएनए इज कॉइल्ड अराउंड सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। डीएनए आर कॉइल्ड इनटू अ इरेगुलर रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। डीएनए
आर wrapped around into a irregular shaped न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड अब एंड में क्या है, OID। न्यूक्लियोइड मीन्स न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर। एक एग्जैक्टली न्यूक्लियस हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इस वजह से ये क्या है, न्यूक्लियोइड विच मीन्स न्यूक्लियस लाइक। इनफैक्ट बायोलॉजी में कहीं पे भी हमें दिखे क्या, OID एंड में सफिक्स में जुड़ा, OID दैट मीन्स समथिंग लाइक दैट, जैसे न्यूक्लियस के जैसा। ऐसे टर्म सुना होगा राइजोइड्स, रूट लाइक, वहाँ पे भी एंड में क्या लगा है, सफिक्स OID। तो ये भी क्या हुआ, DNA रैप्ड रहता है, वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियोइड हैज़ DNA, RNA एंड प्रोटीन। न्यूक्लियोइड हैज़ DNA, RNA एंड प्रोटीन। प्रोटीन ही हमारा क्या है, मेन रीज़न है DNA के रैपिंग का, DNA के पैकेजिंग का प्रोकैरियोट्स में। तो कैसे होता है, नेगेटिवली चार्ज DNA इज रैप्ड अराउंड बेसिक प्रोटीन। जो नेगेटिव चार्ज DNA है दैट इज रैप्ड अराउंड बेसिक प्रोटीन। नेगेटिवली चार्ज DNA is wrapped around some basic protein। इन प्रोटीन्स का नाम प्रोकैरियोट्स में एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया है। अभी आगे हम लोग देखेंगे जब यूकैरियोट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स में हमें क्या है, प्रोटीन्स के नाम भी प्रेजेंट, प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड का बना होता है, तो हमें अमाइनो एसिड के नाम को भी याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में वो चीज़ें दी गई है। एनसीईआरटी के लेवल पे या हमारे एग्जाम के लेवल पे प्रोकैरियोट्स से में इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, DNA को हम लोग प्रोकैरियोट्स में क्या बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं। सिंगल सर्कुलर DNA होता है, इनमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, दैट मतलब प्रोकैरियोट्स का टर्म हमने पहले पढ़ रखा है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है तब पर भी DNA पूरे सेल में स्कैटर्ड नहीं होता। DNA क्या है, एक न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर बनता है, यानी DNA बेसिक प्रोटीन्स पे रैप्ड रहता है, वो स्ट्रक्चर क्या बनाता है हमारा, न्यूक्लियोइड मीन्स न्यूक्लियस लाइक। तो इससे ज़्यादा क्या है, हमें प्रोकैरियोट्स में नहीं जानना है। बट हाँ, हमारा मेन टॉपिक क्या होगा, यूकैरियोट्स, जहाँ पे टर्म आएगा हमारा न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन, ये सारे टर्म्स हमें आगे देखने हैं। एक क्वेश्चन हमें याद क्या रखना है कि प्रोकैरियोट्स में ना ही न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होता है, नो न्यूक्लियोसोम एंड नो प्रोटीन, नो हिस्टोन प्रोटीन। याद रखना हमें, नो न्यूक्लियोसोम एंड नो हिस्टोन प्रोटीन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ नहीं होता है, हिस्टोन कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। तो हमें याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में ये चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती हैं। अब हमें क्या है, मेन यूकैरियोट्स में देखना है, यूकैरियोट्स में पैकेजिंग किस लेवल पर होती है, क्योंकि यूकैरियोट्स की पैकेजिंग अब क्या है, ये कैसे मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इनमें DNA की पैकेजिंग का स्ट्रक्चर जो होगा वो दैट विल बी मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे एक टर्म आएगा न्यूक्लियोसोम, जिसके बारे में कई सारे हम लोग काफ़ी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, वो देखेंगे हम लोग। बट DNA की पैकेजिंग ऐसी नहीं कि हम लोग किसी भी वे में कर सकते हैं, किसी भी वे में DNA का कॉइलिंग कर दिए। क्यों, अब हमने एक बार DNA की कॉइलिंग की, अब वापस से जब हमें क्या कराना होगा, रेप्लिकेशन कराना होगा, DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन कराना होगा, तो हमें क्या होगा, DNA को वापस से ओपन करना होगा, वहाँ पे कुछ एंजाइम काम करते हैं, कैसे होता है वो सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। बट DNA की एक बार कॉइलिंग होगी, वापस से रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के लिए DNA की अनकॉइलिंग होगी, यानी ये जो प्रोसेस है कॉइलिंग अनकॉइलिंग या जिसे हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग अनवाइंडिंग, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इस वजह से DNA की पैकेजिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि वो इन प्रोसेसेस को फैसिलिटेट करा सके, ये प्रोसेस ईजिली आगे हो सके। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रख के जो पैकेजिंग करते हैं वही होता है यूकैरियोट्स में। तो याद होगा एक चीज़ हमने पढ़ी थी बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स वाले वीडियो में, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा उसे ज़रूर देखें। वहाँ पे कुछ एक टर्म आया था क्रोमैटिन, क्रोमैटिन आया था, क्रोमोसोम आया था, क्रोमैटिड आया था। बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है, तो उस वीडियो को देखें तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था क्रोमैटिन में। अब क्रोमैटिन किसका किसका बना होता है, क्रोमैटिन बना होता है DNA का, क्रोमैटिन बना होता है RNA का, क्रोमैटिन बना होता है प्रोटीन का। यानी क्रोमैटिन का अगर हम लोग कंपोजिशन देखें तो वो किस किस चीज़ों का है, DNA, RNA एंड प्रोटीन। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रोमैटिन इज न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमैटिन इज न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों बोलेंगे हम लोग क्रोमैटिन को,
इसके दो ही पार्ट हैं, एक तो क्या है न्यूक्लिक एसिड, सेकंड पार्ट क्या है हमारा प्रोटीन। थोड़ी सी चीज़ मैं वहाँ की रिवाइज कराता हूँ, चाहे क्रोमैटिन हो, चाहे क्रोमोसोम हो, चाहे क्रोमैटिड हो, तीनों बने किसके होते हैं? तीनों बने होते हैं डीएनए के। यानी डीएनए क्रोमैटिन में प्रेजेंट होता है। अब ऑब्वियसली चीज़ है, न्यूक्लिक एसिड है एंड प्रोटीन है। न्यूक्लिक एसिड किस किस टाइप के हो सकते हैं? आरएनए हो सकता है, डीएनए होगा। प्रोटीन में हमारे सामने होंगे दो टाइप्स के प्रोटीन यहाँ पे यूकैरियोट्स में, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, या जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एनसीईआरटी में ये टर्म दिया गया है, याद रखना हमें, एनएचसी। हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन में क्या क्या चीज़ें आएगी? नॉन हिस्टोन के बारे में वैसे हमें ज़्यादा नहीं जानना है। नॉन हिस्टोन में वो सारी चीज़ें आएंगी, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, जो कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन इन प्रोसेस में हेल्प कराते हैं। बट हमारा मेन क्या है? हिस्टोन की स्टडी करना। हिस्टोन भी वो है जिसके ऊपर क्या करेंगे हम, हिस्टोन प्रोटीन है जिसके ऊपर हम क्या करेंगे? डीएनए की रैपिंग कराएंगे। अब हमारे लिए मेन है हिस्टोन को पढ़ना, हिस्टोन के स्ट्रक्चर को पढ़ना। तो आगे देखते हैं वो चीज़ें। तो आगे देखते हैं हम लोग हिस्टोन का स्ट्रक्चर, विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। हिस्टोन का स्ट्रक्चर हमें समझना ये ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिस्टोन ही वो हमारा बनाएगा, एक कोर की तरह काम करेगा, जिसके ऊपर क्या करेंगे हम? डीएनए को रैप करेंगे। यानी हिस्टोन सेंटर में कोर की तरह रहेगा, उस पर हम क्या करेंगे? डीएनए को रैप करेंगे। अब हिस्टोन के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह। हिस्टोन क्या एक प्रोटीन है, हमें पता है कोई भी प्रोटीन बना किसका होता है? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। फिर बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि प्रोटीन का नेचर कौन डिसाइड करता है? प्रोटीन का नेचर डिसाइड करता है उसमें प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स। यानी अमाइनो एसिड्स का जो नेचर होगा सेम टू सेम प्रोटीन का भी वही नेचर होगा। और हिस्टोन प्रोटीन्स बने होते हैं दो अमाइनो एसिड्स के, दैट इज आर्जिनिन एंड लाइसिन। हिस्टोन प्रोटीन बने होते हैं दो अमाइनो एसिड के, आर्जिनिन एंड लाइसिन। बायोमॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा है आर्जिनिन एंड लाइसिन आर एग्जाम्पल ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स। यानी कि इन दोनों पे क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं। वहाँ पे मैंने ये चीज़ें बताई है, लाइसिन एंड आर्जिनिन आर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। यानी ये कैसे हैं? बेसिक अमाइनो एसिड हैं। अब लाइसिन आर्जिनिन बेसिक हैं, तो उन्हीं के से मिलके क्या बना है? हिस्टोन। हिस्टोन भी कैसा है? एक बेसिक प्रोटीन होता है। इनफैक्ट अब क्या है? हिस्टोन हमारा बेसिक है। डीएनए क्या है? एसिडिक है, यानी हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है। अब इसकी बाइंडिंग क्या होगी? और ज़्यादा इफिशिएंट होगी, ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या करेंगे? आपस को अट्रैक्ट करेंगे। इनफैक्ट अगर हम क्या करते हैं, हिस्टोन की जगह कोई और प्रोटीन लेते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, तब क्या होता है? डीएनए भी नेगेटिव, प्रोटीन भी नेगेटिव। रैप करने में क्या होता है? डिफिकल्टी होती है, उतनी इफिशिएंटली रैपिंग नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव हिस्टोन, नेगेटिव डीएनए, आपस में अट्रैक्शन होगा, दोनों के बीच क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यानी ये पैकेजिंग हमारी क्या होगी? ज़्यादा इफिशिएंट होगी। क्योंकि यूकैरियोट्स क्या है? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो फंक्शंस होंगे, जो चीज़ें होंगी, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो हिस्टोन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दैट हिस्टोन आर पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन मेड अप ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन। हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड they are positively charged basic protein, positively charged basic protein made up of arginine, and lysine. Arginine एंड लाइसिन और आर्जिनिन के बने होते दोनों बेसिक अमाइनो एसिड है। हिस्टोन भी कैसा है? बेसिक है। यहाँ पे मैंने दिखाया है आर्जिनिन मोर देन लाइसिन। ये अमाउंट मैंने नहीं यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे दिखाया कि आर्जिनिन ज़्यादा बेसिक होता है लाइसिन से। क्यों? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, इस पर NH ग्रुप ज़्यादा एग्जैक्टली प्रेजेंट होता है। बट उतने डिटेल में एग्जाम में कभी भी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, हमें ध्यान के रखना है आर्जिनिन इज़ मोर बेसिक देन लाइसिन। ये हो गया हिस्टोन का एक बेसिक नॉलेज। हमें हिस्टोन की डिफाइन कैसे करेंगे। अब हिस्टोन कितने टाइप के प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में? यानी कि जो हमारा डीएनए पैकेजिंग स्ट्रक्चर बनेगा, अल्टीमेटली जो न्यूक्लियोसोम बनेगा, वहाँ पे हिस्टोन कितने टाइप्स के प्रेजेंट होंगे? तो हिस्टोन हमारे होते हैं 4 टाइप्स के।
इनफैक्ट हिस्टोन हमारे एग्जैक्टली बोले तो 5 टाइप्स के हिस्टोन प्रेजेंट होंगे। देखते हैं कैसे 5 टाइप्स के हिस्टोन। सबसे पहले तो 4 टाइप्स के देखेंगे हम लोग, H1, H2, H3 and H4. Then H2 is further divided into, H2 is of 2 types, H2A and H2B. H2A and H2B यही हमारा मिलके क्या बनाएंगे, हिस्टोन ऑक्टामर का कोर बनाएंगे, यानी मेन हमारा न्यूक्लियोसोम का कोर बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। अब ऑक्टामर नाम समझ में आ रहा है किसका होगा, इट इज़ अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, यानी 8 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ऑक्टा मीन्स 8। बट कितने टाइप के हमारे पास प्रेजेंट है, 5 टाइप के हिस्टोन प्रेजेंट है। अब 5 टाइप के हिस्टोन से हम कैसे बनाएंगे 8 टाइप्स का ऑक्टामर, यानी एक ऑक्टामर बनाएंगे जो कि 8 मॉलिक्यूल्स का होगा। हिस्टोन तो हमारे पास 5 टाइप्स के ही प्रेजेंट है, तो ये कुछ इस तरह से बनता है। ऑक्टामर में सबसे पहले बात हमें ध्यान रखना कि H1 ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता है। ऑक्टामर के पार्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ ये चारों, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये चारों हुए हमारे ऑक्टामर का पार्ट। H1 ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता है। अगेन अभी भी जो 4 ही हमें चाहिए कितने, 8 चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से होता है, ये एक सेट में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये 4 का एक सेट होता है, यानी पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये हमें ऑक्टामर दिख रहा है, ये क्या है, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये तो 4 ही हैं। हमें ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एक 3D स्ट्रक्चर है, यानी 4 मॉलिक्यूल्स आगे हैं, सेम टू सेम 4 मॉलिक्यूल्स पीछे भी होंगे। हम यहाँ एक बोर्ड पे पढ़े हैं विच इज़ 2 डायमेंशनल, बट ये ऑक्टामर स्ट्रक्चर कैसा है, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसमें 4 मॉलिक्यूल्स आगे प्रेजेंट हैं। आप लोगों को इमेजिन करना होगा कि ऐसे ही 4 मॉलिक्यूल इसके पीछे भी प्रेजेंट होंगे, H2A, H2B, H3, H4, सेम टू सेम H2A, H2B, H3, H4। ये हमारा क्या बनाएंगे, ऑक्टामर का पार्ट बनाएंगे, यानी यही हमारा हिस्टोन ऑक्टामर बन गया। अब इस पर हमें क्या कराना है, DNA की रैपिंग करानी है। याद रखना है H1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्टामर। NCERT वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं पेज नंबर 99 पे, H1 ऑक्टामर का पार्ट नहीं है। हिस्टोन कोर पे कौन कौन क्या रैप्ड है, हमारा DNA रैप्ड होगा, यानी यही स्ट्रक्चर पे हमारा क्या होगा, DNA कुछ इस तरह से रैप्ड होगा। ये क्या होगी, इस पे DNA की रैपिंग होगी। फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर, या बोलते हैं इसे न्यू बॉडी, या बोलते हैं कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब टर्म आया न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम हम लोग किसे डिफाइन करते हैं, न्यूक्लियोसोम हम बोलते हैं अ नेगेटिवली चार्ज DNA रैप्ड ऑन अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन मेक्स ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, यानी न्यूक्लियोसोम इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे। पहले क्या मैंने बनाया था, पहले मैंने बनाया था हिस्टोन ऑक्टामर, उस पर DNA को रैप करा दिया तो वो क्या बन गया, अब बन गया न्यूक्लियोसोम विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। डेफिनेशन क्या होगी न्यूक्लियोसोम की, नेगेटिवली चार्ज DNA रैप्ड अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। A negatively charged DNA, negatively charged DNA wrapped around a positively charged protein makes a structure called known as nucleosome। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये हमारे लिए, बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं न्यूक्लियोसोम पे, MNS में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना न्यूक्लियोसोम क्या है, DNA जब हिस्टोन ऑक्टामर पर रैप हो गया, उसके पहले क्या था, हिस्टोन ऑक्टामर था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू बॉडी या कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब समझ आया इसको कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम क्यों बोले, क्यों, क्योंकि ये सेंटर की तरह काम कर रहा है। जैसे इस पर रैप कर लिया गया, पूरा का पूरा न्यूक्लियोसोम बन गया। अब DNA क्योंकि 2.2 मीटर का, जैसे हमने देखा था 2.2 मीटर का एक मैमेलियन DNA होता है। DNA ऑब्वियसली चीज़ है, इतना लंबा लेंथ है, इसका मतलब न्यूक्लियोसोम भी कई सारे प्रेजेंट होंगे। एक ही न्यूक्लियोसोम पे हम पूरे DNA को रैप नहीं कर सकते हैं। ये क्या ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कई सारे न्यूक्लियोसोम आपस में कनेक्टेड होंगे, कई सारे न्यूक्लियोसोम, सब पे क्या होगा, DNA रैप्ड होगा, यानी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा हमारा। ये क्या है, DNA, ये एक हिस्टोन पे रैप्ड है, हिस्टोन ऑक्टामर कोर पे रैप्ड है, कुछ इस तरह से रैपिंग होगी। फिर
एक दूसरा न्यूक्लियोसोम आएगा, उस पर भी रैपिंग होगी। इसी तरह कई सारे न्यूक्लियोसोम आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बोलते हैं एक धागा है, उसमें ऐसा नहीं लग रहा कई सारे मोती प्रेजेंट हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, इस बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग बोलते हैं कि क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, डीएनए का ही बना होता है, जो कि इंटरफेज में हमें देखने को मिलता है। तो क्रोमैटिन के बारे में तो हम लोग बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स में पढ़ चुके ज़्यादातर चीज़ें। क्रोमैटिन क्या है, उसी पे डीएनए क्या है, रैप्ड है। रैप्ड क्या किस पे, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा हमें, बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, जो एनसीईआरटी में डायग्राम भी नीचे दिया हुआ है। वो क्या है, एक लंबा सा क्रोमैटिन थ्रेड दिखाया गया है, उसी पे क्या है ये छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियोसोम जिसे हम बोलते हैं, तो देखने को मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी लेबलिंग करते हैं। हमारी लेबलिंग क्यों करेंगे, लेबलिंग करेंगे तो हम और अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे कि न्यूक्लियोसोम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो जो डीएनए न्यूक्लियो हिस्टोन पे रैप्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग डीएनए। ये हो गया बाइंडिंग डीएनए। सिमिलरली ये भी क्या है हमारा, बाइंडिंग डीएनए। सेंटर में हमारा क्या प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है हमारा हिस्टोन कोर। हिस्टोन कोर। फिर दो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करने वाले डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए, ऐसा जिनका नाम याद करना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डीएनए जो बाइंड हिस्टोन पे उसे बाइंडिंग डीएनए बोल दिया, जो आपस में कनेक्ट करा रहा है उसे लिंक करा रहा है उसे क्या बोल दिया, लिंकर डीएनए। अभी तक हमने देखा कि सारे हिस्टोन का नाम आ गया, H2A, H2B, H3, H4, बट H1 अभी तक नाम नहीं आया। H1 क्या कराता है, H1 जिसे हम बोलते हैं सीलिंग डीएनए। सीलिंग डीएनए यानी ये हेल्प कराता है, सॉरी H1 जिसे हम बोलते हैं सीलिंग हिस्टोन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिंग हिस्टोन। सील कराता है एक तरह से, ये सीलिंग हिस्टोन। किसको सील कराता है ये कराता है दो जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर हैं उन्हें आपस में कनेक्ट कराने में हेल्प कराता है। H1 ऑब्वियस चीज़ है, ऑक्टामर का पार्ट नहीं है। H1 यानी कि कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है, वर्टिकली ऐसे कुछ शो किया गया है। ये क्या है हमारा H1। H1 क्या करा रहा है, आपस में दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करा है, यानी लिंकर डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है। वो हेल्प कराता है न्यूक्लियोसोम को आपस में सील कराने में, इसलिए इसको नाम क्या है, सीलिंग हिस्टोन। तो ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा, न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम, कई सारे न्यूक्लियोसोम आपस में कनेक्टेड हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोसोम को और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। न्यूक्लियोसोम, बट न्यूक्लियोसोम को डिफाइन करने से पहले हम एक बार ऑक्टामर को डिफाइन कर लेते हैं। ऑक्टामर का पार्ट क्या क्या था, H2A प्लस H2B प्लस H3 प्लस H4। यानी कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या ऐसे प्लस प्लस करके दिया हुआ है, यानी क्या क्या ऑक्टामर का पार्ट है, क्या क्या ऑक्टामर का पार्ट नहीं है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोसोम को भी कुछ इसी तरह डिफाइन करेंगे। तो न्यूक्लियोसोम में क्या क्या आया, सबसे पहले आया हमारा बाइंडिंग डीएनए, बाइंडिंग डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस लिंकर डीएनए प्लस H1 हिस्टोन, H1 हिस्टोन। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हमारे न्यूक्लियोसोम का। अगर हम डिफाइन करना चाहें तो न्यूक्लियोसोम में ये चार चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ध्यान देना है कि H1 ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता, बट H1 न्यूक्लियोसोम का पार्ट होता है। तो यही था हमारा न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। आगे कुछ चीज़ें और देखेंगे, बट एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। न्यूक्लियोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोसोम किसे बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन पे जब डीएनए रैप्ड हो जाता है। हिस्टोन प्रोटीन किसका बना होता है, बेसिक अमाइनो एसिड्स का बना होता है, आर्जिनिन एंड लाइसिन। फिर हिस्टोन कितने टाइप्स होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। ऑक्टामर का पार्ट कौन कौन होता है, H1 के अलावा बाकी सब ऑक्टामर का पार्ट होते हैं। न्यूक्लियोसोम कब बोलेंगे, जैसे ही ऑक्टामर पे क्या हो गया हमारा, डीएनए रैप्ड हो गया, न्यूक्लियोसोम बन गया। न्यूक्लियोसोम के पार्ट क्या क्या है, बाइंडिंग डीएनए, हिस्टोन ऑक्टामर, लिंकर डीएनए एंड H1 हिस्टोन। अब कुछ चीज़ें और देखते हैं जो एनसीईआरटी में दी गई हैं। तो अब कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं न्यूक्लियोसोम के बारे में, बट उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा था कि एक न्यूक्लियोसोम में, यानी न्यूक्लियोसोम किसे बोलते हैं, हिस्टोन कोर, उस पर डीएनए रैप्ड। ये तो डीएनए का कुछ ही पोर्शन तो रैप्ड हुआ, अगला डीएनए का लिंकर डीएनए का पार्ट हुआ, फिर वो दूसरे न्यूक्लियोसोम का पार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के कितने बेस पेयर आते हैं, यानी वन न्यूक्लियोसोम में डीएनए के कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना हमें, वन न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोसोम के,
वन न्यूक्लियोसोम में डीएनए के 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसी पे आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें क्या है एनसीईआरटी में दी गई, वो हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। इनफैक्ट एक और बात मैं बोलूँगा कि थोड़ी देर पहले जो हमारे डायग्राम था, कुछ डायग्राम्स यहाँ बनाए थे, ऑक्टामर कोर का बनाया था, बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखाया था, वो डायग्राम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों ने क्या किया होगा, नोट्स बनाया होगा। अगर नोट्स नहीं बनाए तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट तो लिया ही होगा। बट हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि मेकिंग योर ओन नोट्स इज़ मच बेटर दैन टेकिंग स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि जब भी आप लोग नोट्स बनाएंगे चीज़ें क्या होगी, हर बार अपने आप रिवाइज होंगी, खुद के दिमाग में और अच्छे से क्लियर होते जाएगा कि क्या हम लिख रहे हैं, तो वो हम समझ के लिखेंगे। हर बार कहीं पर भी डाउट होगा तो वापस से वीडियो को देखेंगे। तो खैर वो आप लोगों ने किया होगा आई होप। आगे क्या करना है, एनसीईआरटी में दिया गया एक लाइन, एनसीईआरटी ने बोला गया है कि न्यूक्लियोसोम आर रिपीटेटिव यूनिट ऑफ क्रोमैटिन, यानी कि न्यूक्लियोसोम क्या है, रिपीटेटिव यूनिट होते हैं किसके, क्रोमैटिन की। क्रोमैटिन के बारे में बहुत कुछ हम लोग पहले जान चुके हैं कि क्रोमैटिन होता है, इंटरफेस में दिखाई देता है। क्रोमैटिन बनाओ किसका होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, इसी वीडियो में हमने देखा था। तो क्या है, न्यूक्लियोसोम आर रिपीटेटिव यूनिट ऑफ chromatin. Nucleosomes are repetitive unit of chromatin. न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन का रिपीटेटिव यूनिट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग। यानी एनसीईआरटी में जो डायग्राम बनाया है, ऐसे एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा करके डायग्राम बनाया है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है ऑफ क्रोमैटिन। उस डायग्राम में देख रहा होगा आप लोगों को, ऐसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। उस पर कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं बीट्स। ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या है, जिसे हम बोल रहे हैं बीट्स, ये डॉटेड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोसोम ही है। इसीलिए क्या बोला गया, न्यूक्लियोसोम आर रिपीटेटिव यूनिट ऑफ व्हाट, दे आर रिपीटेटिव यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। फिर न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन अपीयर लाइक या सीन एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन, न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन seen as beads on string, beads on string। न्यूक्लियोसोम हमें कैसे दिखते हैं, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। तो ये जो डायग्राम है वो कैसा दिखाया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ क्रोमैटिन। नॉर्मल माइक्रोस्कोप में ये चीज़ें विजिबल नहीं होंगी। फिर आगे क्या है, न्यूक्लियोसोम यूनाइट टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड सोलेनॉइड्स। न्यूक्लियोसोम क्या बनाते हैं, यूनाइट करके बनाते हैं सोलेनॉइड्स। अभी बताता हूँ ये क्या है। न्यूक्लियोसोम यूनाइट टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड सोलेनॉइड्स। यानी कि जब आगे क्या होगा, डीएनए क्रोमैटिन की कंडेंसेशन होगी, यानी इंटरफेस से सेल किस में जाएगा, इंटरफेस से सेल जाएगा मेटाफेज में, यानी कि एंटर करेगा डिवीजन फेज में। तो क्रोमैटिन ही आगे चल के हमारा क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम होता क्या है, क्रोमोसोम भी डीएनए का बनाता है, क्रोमैटिन भी डीएनए का बनाता है। क्रोमोसोम बस क्रोमैटिन का एक कंडेंस्ड फॉर्म होता है, यानी इसको और कंडेंस कर देंगे और पास ले आएंगे तो धीरे धीरे वो क्या बनने लगेगा, हमारा क्रोमोसोम जैसा शेप लेने लगेगा। तो जब ये चीज़ें पास आएंगी तो क्या होगा, न्यूक्लियोसोम आपस में क्या होंगे, यूनाइट होंगे, आपस में क्लोज आएंगे। वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड्स। वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम बोलते हैं सोलेनॉइड्स। अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि कैसे डीएनए से क्रोमोसोम तक हम लोग गए। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या है, एक डीएनए हेलिक्स प्रेजेंट है जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। डीएनए हेलिक्स को हमने क्या किया, डीएनए हेलिक्स को हमने रैप कर दिया किस पे, हिस्टोन कोर पे। स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारा, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम कई सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं किससे, लिंकर डीएनए से। तो वो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है हमारा, बीड ऑन स्ट्रिंग। यानी ये हमारा हो गया बीड ऑन स्ट्रिंग। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब बीड ऑन स्ट्रिंग्स में ये बीड्स जब पास आएंगे, न्यूक्लियोसोम पास आएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड। अब हमारा क्या बन गया, सोलेनॉइड।
सोलेनॉइड और कंडेंस होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, क्रोमैटिन थ्रेड बन जाएगा। फिर क्रोमैटिन थ्रेड हमारा और कंडेंस होगा तब क्या बन जाएगा, यानी इंटरफेस तक क्रोमैटिन थ्रेड और कंडेंस हुआ तो क्या बन गया हमारा, तब हमारा बन जाएगा क्रोमोसोम। और ये क्रोमैटिन से क्रोमोसोम तक का जो कंडेंसेशन होगा उसमें हमारा हेल्प कराते हैं NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। लिखा गया है ना NCERT में कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एट हायर लेवल रिक्वायर्स नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। लास्ट लाइन लिखी गई है पेज नंबर 99 पे कि हायर लेवल पे जब हम क्या करेंगे, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन कराएंगे, यानी क्रोमैटिन से जब क्रोमोसोम तक जाएंगे तो वहाँ पे कंडेंसेशन में कौन हेल्प कराएगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जो स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्ट में हमने पढ़ा था, प्रोटीन्स कितने टाइप के थे, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे वहाँ पे स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेंगे। तो जो चीज़ें मैंने बोली अभी उसको यहाँ पे एक बार लिखता हूँ। सबसे पहले हमारे सामने क्या है, DNA हेलिक्स। इसको हमने क्या किया, रैप कर दिया हिस्टोन पे, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे लिए, कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब न्यूक्लियोसोम आपस में कई सारे कनेक्ट हुए तो वो क्या बन गया, बीड ऑन स्ट्रिंग या बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग यानी कि यहाँ तक पहुँचे। अब ये बीड्स यानी न्यूक्लियोसोम पास आएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, न्यूक्लियोसोम यूनाइट, यानी कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग पास आएंगे, यूनाइट टू फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में फर्दर कंडेंसेशन होगा तो अब हमारा क्या बन जाएगा, कंडेंसेशन। अब हमारा बन गया क्रोमैटिन थ्रेड, यानी इंटरफेस तक का स्टेज में ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। अब आगे क्या होगा, क्रोमैटिन थ्रेड से क्या बनेगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इसके कंडेंसेशन में किसने हेल्प कराया, इसके कंडेंसेशन में कराया नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, NHC, जिसे NCERT में लिखा गया है। यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, कंडेंसेशन हो रहा होगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के हिसाब से। हेलिक्स से न्यूक्लियोसोम, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, सोलेनॉइड, क्रोमैटिन, देन अल्टीमेटली क्रोमोसोम, जो कि सबसे अच्छा हमें कब विजिबल होता है, मेटाफेज स्टेज में। ये सारी चीज़ें हमने सेल डिवीजन में पढ़ रखी हैं। अब क्रोमैटिन से रिलेटेड एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि क्रोमैटिन NCERT में भी दिया गया है। क्रोमैटिन दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज़ हेटेरोक्रोमैटिन एंड सेकंड वन इज़ यूक्रोमैटिन। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे वो लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स में। बट एक बार NCERT में वापस से आया इसका नाम, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको वापस समझेंगे। क्रोमैटिन कितने टाइप के होते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। दोनों क्रोमैटिन ही है, एक को हेटेरो बोलते हैं, एक को यू। अब यूक्रोमैटिन यानी ट्रू क्रोमैटिन, कहीं पर भी यू वर्ड आता है दैट इज ट्रू, दैट इज यूकैरियोट्स जैसे आता है तो ट्रू। फिर क्या है, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, दोनों ही क्रोमैटिन है। हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है, ज़्यादा कंडेंस्ड होता है, यानी कि वहाँ पे ये जो न्यूक्लियोसोम है ये ज़्यादा कंडेंस्ड होंगे और पास होंगे। यूक्रोमैटिन क्या होता है, यूक्रोमैटिन में ज़्यादा दूर होंगे। इसी वजह से हेटेरोक्रोमैटिन को जब हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में व्यू करेंगे तो वो डार्क स्टेन लेगा। ऑब्वियसली चीज़ें, जो चीज़ें पास होंगी वो क्या होगा, डार्क स्टेन लेगा। यूक्रोमैटिन लाइट स्टेन लेगा। फिर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि हेटेरोक्रोमैटिन आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, यूक्रोमैटिन आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। यानी यूक्रोमैटिन को इसी वजह से हम लोग ट्रू क्रोमैटिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। क्यों ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, क्योंकि चीज़ें यहाँ क्या है, DNA न्यूक्लियोसोम यहाँ क्या है, दूर होंगी। तो जब हम DNA पॉलीमरेज या RNA पॉलीमरेज इसे रीड करेंगे आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस में, तो क्या होगा, इनके ट्रांसक्रिप्शन इजी हो सकता है, यानी ये आगे चल के ये प्रोटीन की तरह एक्सप्रेस होंगे, आगे चल के इनके कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होंगे। हेटेरोक्रोमैटिन में ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो वो आगे चल के प्रोटीन नहीं बनाएंगे तो हेटेरोक्रोमैटिन में कोई भी चेंज आएगा तो वो किसी भी इंडिविजुअल में एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि हेटेरोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। हेटेरोक्रोमैटिन डार्क स्टेन लेगा, यूक्रोमैटिन लाइट स्टेन लेगा। ये तो बेसिक चीज़ें थी, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ ये चीज़ें। हेटेरोक्रोमैटिन मोर कंडेंस्ड, यूक्रोमैटिन लेस कंडेंस्ड। अब लास्ट में एक क्वेश्चन आता है, अभी जो हमने पढ़ा था कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, वो चीज़ यहाँ पे हमारी हेल्प आएगी। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम आर प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल। हमें न्यूक्लियोसोम पूछा गया है, कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे एक मैमेलियन सेल में। हमें पता है एक मैमेलियन सेल में नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर होता है मैमेलियन सेल में 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स। एक मैमेलियन सेल में इतने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं।
फिर नंबर ऑफ बेस पेयर इन अ न्यूक्लियोसोम, अभी थोड़े पहले बताया, नंबर ऑफ बेस पेयर इन अ न्यूक्लियोसोम, तो ये होता है 200 बेस पेयर पर न्यूक्लियोसोम। हमें पता क्या करना है कि टोटल कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे एक मैमेलियन डीएनए में। कैसे करेंगे, बस हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम। क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, हमें बेस पेयर प्रेजेंट है कितना पता है, कितना प्रेजेंट होते हैं, ये एक न्यूक्लियोसोम है, हमें पता है कि इतने दूर के यानी न्यूक्लियोसोम वाले एरिया में कितने बेस पेयर होंगे, 200 बेस पेयर होंगे। टोटल बेस पेयर पूरे डीएनए पे कितना होगा, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होगा। तो यूनिटरी मेथड, बेसिक यूनिटरी मेथड मैथ्स का लगा के हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा, क्या आएगा, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर डिवाइडेड बाई 200 बेस पेयर। ये वैल्यू आएगी हमारी 3.3 × 10⁻7, 3.3 × 10⁻7 बेस पेयर्स, 10⁻7 न्यूक्लियोसोम्स। इतने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं किसी मैमेलियन डीएनए में, या इसे हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं 33 मिलियन न्यूक्लियोसोम आर प्रेजेंट इन अ मैमेलियन डीएनए। ऑब्वियसली चीज़ है, न्यूक्लियोसोम का नंबर कम होगा बेस पेयर से, है भी। बेस पेयर 10⁻6 है, ये कितना था, 33 मिलियन, यानी 33 × 10⁻, बेस पेयर 10⁻9 है, मिलियन यानी 10⁻6। तो ऑब्वियसली चीज़ है, बेस पेयर ज़्यादा होंगे, न्यूक्लियोसोम कम होंगे। न्यूक्लियोसोम पे, एक न्यूक्लियोसोम पे 200 बेस पेयर डीएनए रैप्ड होते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था प्रोकैरियोट्स में कैसे पैकेजिंग होती है, न्यूक्लियोइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर यूकैरियोट में मेन आया हमारा हिस्टोन समझा हमने, न्यूक्लियोसोम समझा हमने। एक हमने क्या किया, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया उससे रिलेटेड। ऐसे ही किसी का भी पूछा जा सकता है, एस्केरिशिया कोलाई का पूछा जा सकता है, तो एस्केरिशिया कोलाई के डीएनए का लेंथ हमें पता है। नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं, 4.6 × 10⁻6। वो सारी चीज़ें हमने क्या है लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली, कितने बेस पेयर होते हैं, कितना लेंथ होता है। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हर सब में क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोसोम पता कर सकते हैं। अब जो चीज़ मैंने बोली अभी, ये क्या था, ये एक तरह का ट्रिक क्वेश्चन था कि एस्केरिशिया कोलाई में हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोसोम एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते हैं। अब आपके अंदर डाउट हो रहा होगा, एस्केरिशिया कोलाई में क्यों नहीं न्यूक्लियोसोम पता कर लेंगे, जब हम मैमेलियन में पता कर सकते, तो एस्केरिशिया कोलाई में न्यूक्लियोसोम क्यों नहीं पता कर सकते। ध्यान देना है, लास्ट 30 सेकंड्स में मैंने जो चीज़ें बोली है उस पर ध्यान देना है। मैंने बोला कि मैमेलियन में हम पता कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम, फिर मैंने बोला एस्केरिशिया में भी पता कर सकते हैं, बट जो सेकंड स्टेटमेंट था वो रॉन्ग था। एस्केरिशिया कोलाई में हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम पता नहीं कर सकते हैं। क्यों, एस्केरिशिया कोलाई प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। हमें कुछ भी पता हो एस्केरिशिया कोलाई के बारे में, उसका लेंथ पता हो, उसका बेस पेयर पता हो, सब पता हो हमें, तब भी हम न्यूक्लियोसोम नहीं पता कर सकते कितना होता है, क्योंकि एस्केरिशिया कोलाई में नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट नहीं होते। तो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी सॉल्व करने स्टार्ट कर देना है। अगर एस्केरिशिया कोलाई का आएगा क्वेश्चन तो वहाँ पे नीचे दिया होगा इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्यों, क्योंकि वहाँ प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। सो विद दिस आवर वीडियो एंड्स हियर, सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।